जम्मू कश्मीर में हालात हमेशा बदलते रहते हैं। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, ये लिखा है फॉर्मर जीओसी केजेएस ढिल्लन ने, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, चीफ रहे हैं डीआईआई के। लेकिन बदलती स्थिति पे बात करते हैं, उसके बाद फिर किताब पे बात करेंगे। आज यूनिफाइड कमांड की मीटिंग है रजौरी में। 1 जनवरी को ही अटैक हुआ, उसके बाद हमने देखा दूसरे दिन आईडी अटैक हुआ। कई बार बोलेंगे कि आप इतना बड़ा हिस्सा थे जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और उसके बाद जिस तरह से एक तरह से लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि डिविडेंड्स मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लगातार अपनी स्ट्रैटेजी बदलता रहता है। क्या एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हुआ है जहां पे पाकिस्तान अब कश्मीर की जगह जम्मू और खासतौर पे हिंदू इलाकों को टारगेट कर रहा है? सबसे पहले तो जो कश्मीर के हालात हैं आर्टिकल अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जैसे कश्मीर में नॉर्मलसी वापस आई है, यात्री वापस आए, टूरिज्म पे बहुत बढ़ावा मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन सिस्टम जो पहले स्कूल साल में 300 दिन बंद रहते थे, अभी वो 300 दिन खुले रहे। तो कश्मीरी सोसाइटी को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके कारण कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। जब एक अवाम किसी भी इकोनॉमी या टूरिज्म या डेवलपमेंट को चख लेता है, तो फिर वो चाहता है कि वो जो पीस है वो मेंटेन या बरकरार रहे। तो कश्मीर में एक तो अंदरूनी हालात अभी इतने अच्छे हो गए हैं, ऊपर से जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, चाहे वो कश्मीर में है चाहे वो जम्मू पुंछ के इलाके में है, वो इतनी मजबूत है कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन होनी भी मुश्किल हो रही है। इसलिए कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज से 1-to-1 मुकाबला करने में अभी टेररिस्ट की क्षमता नहीं है। तो वो अपने जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो इसलिए उसको जम्मू में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको खबरों में रहना है। और जम्मू में भी वो सॉफ्ट टारगेट्स, सिविलियंस, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिनको पास में वापसी कार्रवाई करने की आले नहीं है। तो ये एक शिफ्ट है, यू आर राइट, और ये फ्रस्ट्रेशन की शिफ्ट है। जब इस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया जाता है सिर्फ खबरों में रहने के लिए, इसका मतलब है कि उनका सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की जो हिम्मत और क्षमता है वो भी खत्म हो चुकी है। इसलिए ये एक शिफ्ट है और ये डाइंग डाउन टेररिज्म के निशान है। आप बोल रहे हैं रेजिडुअल टेररिज्म है, लेकिन बात करें जो तोड़ है वो क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि कई बार सॉफ्ट टारगेट्स चुने जाते हैं, यहाँ पे भी सॉफ्ट टारगेट्स चुने गए हैं। अब बात आ रही है विलेज डिफेंस कमेटी को और किस तरह से वेपन्स हैं, लेकिन इसमें भी सवाल आता है कि 303 क्या AK-47 का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, विलेज डिफेंस कमेटी जो है वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट 90s में काफी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल रहा है और देश के बाकी हिस्सों में भी ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसका कारण ये है कि वो सन्स ऑफ द सॉइल हैं, अपने गांव को बचा रहे हैं। जबकि जो भी कोई ट्रुप्स या बॉडी किसी भी यूनिट की या फोर्स की किसी दूसरे इलाके में होती है तो वो अपनी टीम के हिसाब से काम करती है, उनके मापदंड अलग रहते हैं। लेकिन जो विलेज डिफेंस कमेटी है वो लड़का अपने गांव के बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को बचा रहा है। तो उसका जो मोराल है, जो उसकी जो मोटिवेशन है, डिटर्मिनेशन है, वो एक अलग लेवल की है। जी हाँ, जो आपने पॉइंट बोला कि क्या 303 AK-47 का मुकाबला कर सकती है, 303 और AK-47 में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन जहां पे AK-47 को फेल कर सकते हैं वो है विलेज डिफेंस कमेटी का डिटर्मिनेशन और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन। पास वाली विलेज डिफेंस कमेटी के साथ में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है ताकि जल्दी से जल्दी उनको रीइंफोर्समेंट पहुंच सके। कम्युनिकेशन, खास नजदीकी पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में, आर्मी की पोस्ट में, CRPF की पोस्ट में, और ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स, ताकि जहां पर भी हमला होता है पहले चंद एक मिनट वो विलेज डिफेंस कमेटी मुकाबला करेगी, उसके बाद में नजदीकी विलेज डिफेंस कमेटी से रीइंफोर्समेंट आएगी, फिर नजदीकी पुलिस थाने या आर्मी या CRPF से वहां पे कोऑर्डिनेशन और बैकअप बहुत कोऑर्डिनेशन और बैकअप और क्विक करेक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें कि लगातार जिस तरह से ड्रोन से, और हमने देखा है कि जम्मू में और खासतौर पे पंजाब में लगातार ड्रोन आ रहे हैं, और ऐसे जो आंकड़े पिछले साल के दिए गए थे कि 250 ड्रोन हैं जिनमें से 17 ड्रोन हैं उनको गिरा दिया गया, लेकिन जो गिराए गए हैं वो भी कम है। लेकिन वेपन्स और ड्रग्स तो लगातार आ रहे हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, वो स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल बरकरार है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जम्मू कश्मीर में और जम्मू सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया गया है कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन अभी नामुमकिन के करीब है। अगर इन्फिल्ट्रेशन होती भी है तो 1-2 टेररिस्ट एक अपना पर्सनल हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करते हैं। लेकिन जो हथियार चाहिए कश्मीर के बच्चों को देने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, या जो एक्सप्लोजिव्स चाहिए, बारूद चाहिए, जो IED वगैरह के लिए, वो LOC से आना मुश्किल है।
उसके लिए वो इंटरनेशनल बाउंड्री एरिया में टनल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बोला सही है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ भी कोड क्या है? उसके लिए काउंटर ड्रोन जो स्ट्रेटेजी है उसमें कई किस्म के आले हैं। एक तो है कि इलेक्ट्रॉनिक मेजर से ड्रोन को नाकाम कर दिया जाता है हवा में और ड्रोन नीचे गिर जाता है। दूसरा है ड्रोन के ऊपर कुछ फायर करके उसको नेट खुलता है और ड्रोन उस नेट में फंस जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तीसरा फिजिकल हथियार से फायर करके एम लेकर के ड्रोन को, जिसको कहते हैं फिजिकली गिराया जाता है। ये सब चीजें जो है इस्तेमाल हो रही हैं और काफी इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हो चुकी है और कुछ इक्विपमेंट अभी अंडर ट्रायल है। तो इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है और ये भी कैट एंड माउस गेम है जो चलती रहती है। तो इसलिए काम चल रहा है, लेकिन वही है कि वहां पूरी एक देश है, पूरा आर्मी है जो इसको चला रही है। तो टाइम लगेगा, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है। जहां तक बात करें पुलवामा की और उसके बाद जो आर्टिकल 370 है उसको जो हटाया गया था, अगर हम बात करें उसमें आप दोनों ही समय थे, आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी देखी हैं। तो पुलवामा आप मानते हैं कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था, या आपको लगता है कि टाइमली एक्शन रोक सकता था ये अटैक? जो इंटेलिजेंस है वो एक नेटवर्क के तहत बहुत सी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करके उसको फिल्टर करके फिर जो खबर बनती है, जो इंटेलिजेंस पिक्चर बनती है, वो इंटेलिजेंस कहलाती है। 100 एक्शन दुश्मन प्लान करता है। और मैं यहां फिर से बोलना चाहता हूं कि एक पूरा देश, एक पूरी आर्मी इस चीज के पीछे लगी हुई है जो टेररिज्म कश्मीर में चल रहा है। तो अगर 100 एक्शन प्लान किए हैं दुश्मन ने, उसमें से 99 एक्शंस को नाकाम कर दिया जाता है टाइमली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन से। वो हम बताते नहीं है पब्लिक में, क्योंकि उससे फिर अगर बताएंगे तो दुश्मन को पता लग जाएगा हमने किस तरीके से, किस रिसोर्स से, किस टेक्निकल इक्विपमेंट से इसको नाकाम किया है। तो वो पब्लिक की नॉलेज में नहीं आता है। लेकिन एक इंसिडेंट जो निकल जाता है, अनफॉर्चुनेटली पुलवामा बहुत बड़ा इंसिडेंट था और इतना बड़ा था कि हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए। दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट एंड सैड। तो इसको भी अगर 99 इंसिडेंट्स हमने रोक लिए हैं, या इंटेलिजेंस ने रोक लिए हैं, तो उसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद में जो 48 घंटे के अंदर अंदर उस मॉड्यूल की खबर ली, कॉन्टेक्ट किया और 100 घंटे के भीतर उस मॉड्यूल को जिसने पुलवामा को अंजाम दिया खत्म किया, तो वो भी इंटेलिजेंस का हिस्सा था। लेकिन हम आर्टिकल 370 की बात करें, जब उसको हटाया गया तब तक अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी, उसको भी आप लोगों ने कहा कि आतंकी हमला हो सकता है, तो टूरिज्म भी एकदम रुक गया और अचानक से जो एकदम वातावरण है वो बदल गया था। लेकिन आर्टिकल 370 का जो बैकड्रॉप है, कितना टाइम लगा और कितना इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ, उसके बारे में इनसाइड स्टोरी बताइए। देखिए, हर कोई ये तो जानता है कि आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को हटा। हर किसी को ये शंका थी कि खैर, कईयों ने तो बोला खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज कश्मीर में हर ऑफिस पे तिरंगा लहरा रहा है, कोई खून का एक बूंद भी नहीं गिरी। कईयों ने बोला था फोर्सेज में म्यूटनी हो जाएगी, एक भी कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। कईयों को लगता था पता नहीं कितनी जानें जाएंगी, एक भी जान नहीं गई 3 महीने में पुलवामा 370 के बाद में। कईयों को लगता था पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान। प्लानिंग कितने दिन चली? मैं इसलिए मैं ये बताने आ रहा हूं मैं, क्योंकि इतना सब कुछ लोगों की शंकाएं थी। और आज कुछ लोग ये बोलते हैं 370 हटा, सब कुछ आराम से हो गया। चलो ठीक है, 370 हटा, सब कुछ आराम से हो गया। उसके पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग थी, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन थी। एक एक कॉन्टीजेंसी के ऊपर हमने काम किया था, वॉर गेम की थी हर सिचुएशन कि अगर ये होगा तो क्या करेंगे। मैंने अपनी किताब में इसके बारे में बहुत डिटेल से लिखा है कि क्या क्या प्लानिंग की गई 370 से पहले बिना किसी को बताए हुए। अगर मैं कोर कमांडर, किताब आपको बता दें कि 14 फरवरी को आ रही है और उस दिन एनिवर्सरी भी है, अगर हम बात करें सीआरपीएफ पुलवामा अटैक की। अगर हम अब बात करें, क्योंकि सिचुएशन बहुत बदलती है तेजी से, अब के और समय में और उस समय में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अभी देखिए, टूरिज्म का जो डाटा है, फिगर्स हैं, वो बताती हैं कि कितना पीस है, वो बताती हैं कितनी इकोनॉमिक खुशहाली है लोकल कश्मीरी के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, सैटिस्फाइड है? बिल्कुल। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कश्मीर एक ठंडा इलाका है, बर्फ गिरती है, तो 6 महीने तो ऐसा होता है जहां पे आप एक ईंट का भी काम नहीं कर सकते, सीमेंट जमता ही नहीं है। तो वर्किंग सीजन जो है 6 महीने का हो जाता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टिंग थिंग्स इन कश्मीर, कितनी जगह पर रोड ब्लॉक्स रहते हैं बिकॉज ऑफ रोड स्लाइड्स एंड ऑल। तो इन सब
चैलेंजेस के बावजूद भी जो काम हो रहा है, जितने एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, आईआईटीज आ रही हैं, आईआईएम्स आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी आ रही है, तो ये सब कुछ टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड. टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन एक चुनौती पाकिस्तान से लगातार आ रही है और उसे कैसे जूझना है और कई पहलुओं पर बात कर रहे थे फॉर्मर जीओसी केजेएस ढिल्लन.